वन अंडरस्कोर करेक्टर है, ये हमारे पास 63 बाकी, तो टोटल 63 है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन है? कल हमने पढ़ नहीं लिया था सारा, इससे अगली स्लाइड भी पढ़ नहीं ली। जी पढ़ लिया था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि पूरा टॉपिक है आज का सारा जो लेक्चर है वो हमने इसी पे होना है, नेम्स पे। तो इनिशियली बेसिकली दोबारा से रिपीट हो जाए ताकि आपको चीज़ें सही समझ आ जाए। तो पढ़ लिया था मैंने, इनिशियली बताया है कि ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा इसको इस वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर आपने अंडरस्कोर का क्या बताया? अंडरस्कोर हो सकता है जो नेम आप रखेंगे उस नेम में आप लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर दे सकते हैं। जैसे ये अंडरस्कोर है ना, ये वाला कैरेक्टर, ठीक है, तो ये एक वैलिड नेम है जिसमें आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स हैं और उसके बाद अंडरस्कोर है और एक डिजिट भी है। तो इस तरह का जो नेम है वो वैलिड नेम हो सकते हैं। और अगर आपने चेक करना हो कि ये वाकई वैलिड है या नहीं है, तो आप व्हाट टाइप की रूटीन यूज़ करके, आगे ये परसेंटेज हमने वो कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि नल रे ऑपरेटर है जो कि मोस्ट रिसेंट एक्सप्रेशन जो है, जैसे ये भी मोस्ट रिसेंट है तो इसको वो यूज़ करेगा, रीवैल्यूएट करेगा। तो भी ये व्हाट टाइप मीन के लास्ट एक्सप्रेशन की टाइप क्या है तो वो बता रहा है कि ये सिंबल है, ठीक है। और अगर ना होता तो ये इस तरह करके एरर आ जाता, जैसे ये है। और ये भी एक रूल है कि नेम के नॉट बिगिन विद द नंबर, कि जो फर्स्ट लेटर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर नंबर देंगे तो आप जो है ना वो एरर आ जाएगा। इंटरप्रेटर ये समझेगा कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो एंड हो रही है या दरमियान में कोई ऑपरेटर होना चाहिए, तो वो आपको इस वजह से नीचे एरर दे रहा है कि मिसिंग ऑपरेटर, या तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर मिस है या जो है ना वो सेमी कॉलन वगैरह मिस है। क्लियर होगी बात? सर इन नेम्स में तीनों का होना लाजमी है कि लेटर भी और डिजिट भी और अंडरस्कोर भी? जरूरी नहीं है, तीनों का जरूरी नहीं है, कम्बिनेशन आप से हो सकता है, आप चाहें तो। हाँ, आपका जो नेम है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पे हो सकता है, ज़्यादा यही होता है कि अल्फ़ाबेट्स हम लिखते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं कुछ और हो तो आप उन अल्फ़ाबेट से हट के कोई डिजिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिजिट जो है वो फर्स्ट करेक्टर ना हो, बाकी दरमियान में एंड पे कहीं पे भी आ जाए, मल्टीपल डिजिट्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये जो अंडरस्कोर है ये भी मल्टीपल हो सकते हैं किसी नेम में, या नहीं भी हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। कंसेक्टिव डिजिट्स और कंसेक्टिव अंडरस्कोर्स भी हो सकती है। जैसे कंसेक्टिव ये करेक्टर्स हैं, AME 3 करेक्टर्स हैं, ये लेटर्स हैं। इसी तरह 3 अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स भी कंसेक्टिव हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट जो उसका होगा करेक्टर, वो एक लेटर होना चाहिए। लेकिन सर ये जो माई नेम, ये हमारे पास मतलब नेम है ना एक, तो ये किसी को आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहा, किसी कमांड फाइल को या वेरिएबल को, ये तो वैसे ही है ना बस। अभी तो ये फिलहाल नेम है, इसको जस्ट आप कह लें कि ये नेम है। आप इसको किसी असाइनमेंट में या कोई वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसीजर नेम भी बना सकते हैं आप, इसको इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर आके यूज़ करके कोई वैल्यू भी इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक वैलिड नेम है एनीवेज। ओके सर। आप ऐसा कह सकते हैं ये एक नेम है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फिलहाल जस्ट एक वैलिड नेम है। ओके सर। अच्छा, मैपल के अंदर जो नेम्स हैं ये केस सेंसिटिव है, लैंग्वेज ही ये केस सेंसिटिव है। कैपिटल जो लेटर्स हैं और स्मॉल लेटर्स हैं ये डिफरेंट है। जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड की बात की कि लेटर्स में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स 52 टोटल लेटर्स बनते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह नहीं है कि आप स्मॉल लेटर्स लिखें या कैपिटल लिखें तो पता चल जाएगा कि ये एक वैलिड वर्ड है या जो भी है, और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये चूँकि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर हर जो कैरेक्टर है उसका अपना एक डिफरेंट कोड है। कैपिटल ए जो है वो डिफरेंट होता है स्मॉल ए से। तो इसी तरह अगर कोई नेम स्मॉल एप्पल है और कुछ इस तरह करके एप्पल है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये दोनों डिफरेंट नेम कंसिडर होंगे और ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेंगे। ये 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स के सेम नेम हो सकते हैं इस तरह, ठीक है।
मतलब अब नेम की बात करें तो एप्पल और एप्पल दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन चूँकि मैपल इसको डिफ्रेंशिएट करता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए लेटर्स में डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से ये 2 डिफरेंट नेम्स हैं। तो आप ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को या प्रोसीजर्स को या लिस्ट या स्ट्रिंग के नेम वगैरह रख सकते हैं। और अगर हम ये चाहें कि दरमियान में कोई स्पेस वगैरह भी हो, तो स्पेस वगैरह लाने के लिए हमें लेफ्ट सिंगल कोट्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे ये एक नेम दिया हुआ है माई नेम, तो इसके दरमियान में ये स्पेस है माई के बाद, तो या तो आप अंडरस्कोर दे दें अगर आप 2 वर्ड्स पे अगर 2 वर्ड्स का अगर आप एक नेम बनाना चाहते हैं, और अगर आप दरमियान में स्पेस देना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह करके लेफ्ट सिंगल कोट्स आपको लगाने पड़ेंगे। क्लियर हुई बात जी? यस सर। इसी तरह मैपल के कुछ नेम्स, मैपल्स में कुछ ऑलरेडी नेम्स हैं, या ऐसे कह लें कि जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उनमें हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के नेम है, जैसे साइन, कॉस, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट वगैरह जो भी। और इसी तरह हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, जैसे एक्सपेंड है, सिंप्लीफाई है, या वो हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्लियर करने के लिए कमांड थी, और इस तरह हमारे पास स्टॉप की कमांड थी वगैरह वगैरह। तो वो भी कुछ नेम्स हैं ऑलरेडी मैपल के अंदर। या हमारे पास कुछ टाइप नेम्स हो सकते हैं। टाइप नेम्स का मतलब कि कोई वेरिएबल आप बनाते हैं या कोई आप लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें जो डाटा स्टोर होता है ये उनकी बात हो रही है कि वो डिफरेंट हो सकते हैं। लिस्ट एक टाइप है कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह इंटीजर जो है वो एक टाइप है। इस तरीके से रैशनल एक टाइप होगी, और इसी तरह रियल जो है वो एक टाइप होगी, वगैरह वगैरह कुछ टाइप्स हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स विद वैल्यूज़, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनमें कोई वैल्यू स्टोर हो दूसरे लफ्ज़ों में, और वो एक्सप्रेशन के अंदर आप उनको यूज़ कर रहे हो, तो वो वेरिएबल्स एक्स है, जैसे वाई है, आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसमें एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल नेम्स होंगे। और इसी तरह कुछ प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स हैं। प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स मैपल में ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको अंदर कोई वैल्यू जो है वो असाइन होती है, जिनको कोई वैल्यू जिनमें कोई वैल्यू स्टोर होती है दूसरे लफ्ज़ों में। अदरवाइज उन्हें हम फिर प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स कहते हैं, जिनमें कोई वैल्यू स्टोर हो। अगर वैल्यू स्टोर ना हो तो वो सिंपली हमारे पास अननोन वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है सर, ये एग्जांपल देते वेरिएबल्स विद वैल्यूज लाइक एक्स एंड वाई, एग्जांपल दे दें। ये वेरिएबल्स विद वैल्यूज, अब जैसे हम एक वेरिएबल एक्स बनाते हैं, तो एक्स को अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कोई वैल्यू स्टोर करवा दें, ठीक है, जैसे ये अगर एक असाइनमेंट और इसमें हम 3 वैल्यू दे रहे हैं, तो अब ये एक वैल्यू इसमें स्टोर होगी। हम कह सकते हैं कि एक्स एक नेम है, ये एक्स एक वेरिएबल है विद वैल्यू 3, ठीक है। तो ये 3 एक वैल्यू है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी होना चाहिए। तो अब हम इसको किसी एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं जो कि इसकी एक वैल्यू है। समझ आ गई बात की? यस सर। अगर हम सिंपली एक्स दे देते हैं और फिर आगे वाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वाई दे देते हैं, तो इनको कोई वैल्यू नहीं असाइन करवाते। जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट करैक्टर है और इधर भी प्रॉम्प्ट करैक्टर, और एक्स और वाई 2 वैल्यू वेरिएबल नेम्स हैं जस्ट ऐसे ही, तो इनमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, ये जस्ट एक्स और वाई हैं। जब आप इसको किसी एक्सप्रेशन में एक्स और प्लस वाई और लेट से आप करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो एक्स प्लस वाई ही होगा। आउटपुट में आपको एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। लेकिन जब आप वैल्यूज़ उसको कोई असाइन करवा चुके होंगे, तो फिर एक्चुअल वैल्यूज़ या वो इवेल्युएट होगी, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। जैसे x3 है, y अगर 2 हुआ, तो जब आप x प्लस वाई करेंगे तो आंसर आपको 5 मिलेगा। नहीं सर, मैं इसलिए कह रही थी कि मतलब जैसे x प्लस वाई है तो इसमें प्लस का ऑपरेटर यूज़ हुआ है ना, तो नेम बिट वगैरह यूज़ हो सकते हैं। फिर ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है ना, ये नेम नहीं रहा, नेम x है और नेम y है, ये तो पूरी एक स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल। जी सर, ठीक है। हाँ, यस सर। तो अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं। अगर वैल्यूज़ हैं
तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग वेरिएबल है, इनको आप प्रोग्रामिंग में आके इवेल्युएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू ना हो तो फिर हम इसमें जस्ट ये कहेंगे कि ये अननोन वेरिएबल, मतलब इन ये नेम तो मौजूद है वेरिएबल्स में, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है। यस सर। जैसे भी यहाँ पर हमने ये माय नेम 1 का वेरिएबल बनाया, तो हमने जस्ट एक वेरिएबल ही लिखा है ना, एक नेम ही है, तो ये एक अननोन वेरिएबल है। और अगर हम इसको कोई वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू दे देते हैं तो फिर ये प्रोग्रामिंग वेरिएबल बन जाएगा। यस सर। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास ये है स्टैटिक y-1, ठीक है। तो इसमें y जो है वो जस्ट हमने एज यूज कर लिया, तो y की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो नीचे आउटपुट में 2y-1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि ये अननोन वेरिएबल है, अननोन नेम है। और अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं उसको x=3 पहले, और फिर आप उस x को किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि नीचे आंसर जो है वो 2 आउटपुट्स मिली है। एक तो x=3, ये x 3 के इक्वल है या x के अंदर जो है वो 3 है, ये x जो है वो 3 ऑब्जेक्ट का नेम है। और दूसरी जो आउटपुट है वो हमारे पास 10 है, तो वो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके हमें 10 मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक अननोन वेरिएबल है और x जो है वो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग वेरिएबल है, उसको एक वैल्यू मिली हुई है। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। Names with underscore are reserved by Maple for internal use. ऐसे नेम्स जिनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो अंडरस्कोर हो, ठीक है, फर्स्ट लेटर, तो वो हम कह सकते हैं कि वो मैपल के लिए ऑलरेडी रिजर्व है ऐसे नेम। तो मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है कर्नल के लिए, जब कभी कोई वो ऐसा नेम देखेगा जिसका इनिशियल लेटर या फर्स्ट लेटर जो है वो अंडरस्कोर होगा, तो वो समझेगा कि ये ऑलरेडी कोई डिफाइंड नेम है और मैपल के स्पेसिफिक यूज के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अपने नेम्स देंगे प्रोग्रामिंग में, हम उन नेम्स में जो फर्स्ट लेटर है वो अंडरस्कोर नहीं दे सकते। समझ आई बात की? सर हम क्यों अंडरस्कोर मतलब नहीं दे सकते? देखिए हमने पीछे वो एक स्लाइड में पढ़ा था कि जो फर्स्ट लेटर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट नहीं हो सकता। डिजिट आप फर्स्ट लेटर में देंगे तो वो जो है ना वो एरर आएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो फर्स्ट लेटर है वो आप अपने यूज़ के लिए अगर आप करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग वेरिएबल के तौर पे, तो उसमें भी आप अंडरस्कोर नहीं दे सकते, बाकी आप वेरिएबल दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो जितने भी प्रोसीजर या स्ट्रिंग या इस तरह की जो चीज़ें बनाएंगे, जिनके नेम हम देंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एक लेटर का होना ज़रूरी है। जो फर्स्ट कैरेक्टर है, सॉरी, वो एक लेटर का होना ज़रूरी है, वो कैपिटल हो या स्मॉल। अंडरस्कोर देंगे तो वो इनवैलिड वर्ड तो नहीं बनेगा, इनवैलिड नेम तो नहीं होगा, एक वैलिड होगा, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक यूज़ है। वो मैपल अपना इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो वो हम उसको एक्सटर्नली अपने प्रोग्राम में नहीं दे सकते। ठीक है? यस सर। समझ आई बात की? यस सर। सर जैसे लेट से अगर ये एक अंडरस्कोर आप एक पूरा नेम देते हैं, तो इसका ये जो पहला लेटर है यू, यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। अगर हमने अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो ये अल्फ़ाबेट होना चाहिए लास्ट। और अगर आप अंडरस्कोर दे देंगे, अल्फ़ाबेट नहीं देते लेट से, तो अंडरस्कोर वाला भी एक वैलिड है। अगर क्वेश्चन में इस तरह करके पूछा जाए कि देखें ये एक नेम है तो ये वैलिड है या इनवैलिड है, तो आपने उसमें से देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो अंडरस्कोर शुरू में लगा हो या कोई लेटर हो तो वो वैलिड ही होगा, उसको आप इनवैलिड नहीं कह सकते, मार्क्स आए अगर शुरू में कोई डिजिट ना हो तो। ठीक है? और उसके बाद अगर कुछ इस वे में पूछा जाए कि
आप अपने प्रोग्रामिंग में इस तरह का जो नेम है वो आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो उस सिनेरियो में फिर ये है कि अगर अंडरस्कोर आ जाए तो फिर उसका आंसर ये होगा कि नहीं, हम नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल पर्पस के लिए मैपर उसको खुद यूज़ करते हैं। समझ आई बात? हाँ। और इस तरह हमारे पास कुछ नेम्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर जो है वो एक टाइल्ड साइन होगा। ये आगे प्रिंसेस में वो टाइल्ड साइन दिया हुआ है। अगर इस तरह का किसी नेम के ऊपर हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो वर्कशीट का रेफरेंस है या वर्कशीट का नेम है। मैपल में जब आप कंप्यूटेशन करते हैं तो आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, तो हर शीट जो भी उसका कोई अपना एक नेम होगा। तो अगर आपने रेफरेंस के तौर पर किसी इनपुट स्टेटमेंट में यूज़ करना है तो आपको टाइल्ड साइन जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास शीट 1 शीट 2 शीट्स हैं और शीट 1 में कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है या कोई चीज़ है तो वो आपने यूज़ करनी है फिर आगे शीट 2 के अंदर। तो फिर आपको शीट 1 का रेफरेंस देना पड़ेगा। शीट 1 के रेफरेंस के लिए लाइक अगर नेम में उसका शीट 1 है तो टाइल्ड साइन फिर शीट 1 और आगे फिर उसकी जो वो स्टेटमेंट है या कोई एक्सप्रेशन है या कोई ग्लोबल वेरिएबल है या कोई प्रोसीजर आपने डिफाइन किया हुआ है फिर आगे वो दे के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आपने जैसे इतना ही इसको ध्यान में रखें कि टाइल्ड साइन के साथ जो भी नेम होगा वो वर्कशीट का नेम होगा। ठीक है? यस सर। इसी तरह हम नेम्स अगर हमने बनाने हो तो हम एक तो लेफ्ट सिंगल कोट से बना सकते हैं, जैसे वो प्रीवियस स्लाइड पे बात हुई कि जैसे ये एग्जाम्पल थी कि अगर दरमियान में आपने स्पेसेस लगानी हो या कोई आपने स्पेशल कैरेक्टर्स उस नेम में यूज़ करने हो तो फिर आपको लेफ्ट सिंगल कोट्स देने पड़ेंगे। जैसे ये दिस इज़ द नेम लिखा हुआ है तो ये एक नेम है और इसमें स्पेसेस भी हैं और ये हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो इस तरह की चीज़ें हम एज ए नेम यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो है वो हम कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब ये है कि मल्टीपल जो वर्ड्स हैं उनको कंबाइन किया जाए। ठीक है, ये ज्वाइन किया जाए। जैसे कोई एक डिजिट है, कोई नंबर है लेट्स से, तो उसको किसी कैरेक्टर के साथ या किसी स्ट्रिंग को किसी वैसे नेम के साथ, तो इस तरह की चीज़ों को हम आपस में कॉन्केटिनेट करके एक नया नेम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है सर, इसमें तो पिक्टोरियल का साइन यूज हुआ है ना, दिस इज द नेम में। जी जी, तो ये तो नहीं था यूज होना चाहिए। ये तो जस्ट मतलब लेटर डिजिट। जी, लेटर डिजिट तब होंगे जब आप विदाउट लेफ्ट सिंगल कोट लिखेंगे। अगर आपने उस रिस्ट्रिक्शन से हटना है तो फिर आप ये लेफ्ट सिंगल कोट के अंदर आप जैसे मर्जी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक नेम होगा, वैलिड होगा। अगर आप ये हटा दें कोट्स जो हैं तो फिर वो वाली बात आ जाएगी कि लेटर्स होने चाहिए अंडरस्कोर हो या डिजिट्स हो, अदरवाइज ये ठीक है। समझ आई? तो इसमें आप ब्लैंक स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स और कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है कि उसमें आप कीवर्ड्स भी दे सकते हैं। कीवर्ड्स में जैसे इफ एल्स, देन वो अपने पीछे ब्रेक, वो पढ़े थे स्टॉप, वो कीवर्ड्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सिंगल कोट से हट के लिखेंगे तो फिर कीवर्ड्स जो है वो वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो फिर उनका स्पेशल पर्पस है तो वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा। लेकिन अगर आप ये सिंगल कोटेशन देंगे लेफ्ट सिंगल कोट्स तो फिर आप उनको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे दरमियान में। ठीक है? यस सर। यस सर। दूसरा जो मेथड है लेफ्ट सिंगल कोट्स के बाद वो कॉन्केटिनेशन का। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कंबाइन करना ना। तो आप जो है वो 2 डिफरेंट वेज है हमारे पास जिसके थ्रू आप नेम्स को कंबाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट है वो हमारे पास कैट की कमांड है। ठीक है, कैट कमांड के थ्रू आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं या फिर हमारे पास ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स हैं। तो दोनों यूज़ करके
आप कंकेटिनेशन कर सकते हैं। लेट्स से 2 नेम्स हैं, दोनों को कंबाइन करके एक नया नेम बनाना है, तो आप या तो कैट कमांड यूज करें या फिर आप कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज करें। तो पहला देखते हैं कैट कमांड के थ्रू। ये सिंटैक्स नीचे लिखा हुआ है कि आपने कैट लिखना है, फिर आगे प्रिंसेस के अंदर आपने सीक्वेंस देनी है। सीक्वेंस का मतलब कि जिन नेम्स को आप कंकेटिनेट करना चाहते हैं या कंबाइन करना चाहते हैं वो आपने देने हैं, और वो कॉमा सेपरेट होने चाहिए। जैसे पहला नेम अगर ए है और दूसरा बी है तो दरमियान में कॉमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। ये नीचे दिए हुए भी हैं, जैसे ये कैट कमांड के थ्रू हमने 2 वेरिएबल है ए बी, तो हमने कंबाइन करके एक नेम जो है वो ए बी बना दिया। तो सर ये जस्ट नेम और स्ट्रिंग को ही कंबाइन कर सकते हैं ना, नेम को या स्ट्रिंग को? ये जरूरी नहीं है कि जस्ट नेम और स्ट्रिंग ही हो, डिजिट्स भी हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशंस को भी कंबाइन किया जा सकता है। ओके सर। तो ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस इज द लिस्ट एक्सप्रेशन नेम्स आर स्ट्रिंग सेपरेटेड विद कॉमर्स। यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है नेम और स्ट्रिंग, लेकिन हो सकती हैं और भी चीज। तो रिजल्टेड आउटपुट एज द टाइप नेम, जो रिजल्ट होगा कंकेटिनेशन का वो भी एक नेम ही होगा, और उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, वो बेस्ड ऑन द फर्स्ट आर्गुमेंट होगी। कैट के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उस टाइप का वो नया जो नेम बनेगा वो उस टाइप का होगा। समझाई बात की? अगर कैट में आप 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कंबाइन करके एक नेम बनाना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा उन 3 में से जो उसकी टाइप होगी, पूरा जो एक्सप्रेशन या जो नया नेम बनेगा उसकी टाइप भी उसी तरह की होगी। जैसे ये नीचे अभी एग्जांपल में हम देखें तो ये एक नेम है, ठीक है, और बी भी एक नेम है, तो आउटपुट जो है वो एक नेम है, ठीक है। और इधर कैट जो है वो एक नेम है और बी जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब इनको जब हम कंकेटिनेट करेंगे तो जो इसकी आउटपुट बनेगी ए बी, वो अब क्या होगी, वो एक नेम ही होगी, वो एक स्ट्रिंग नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट जो उसका आर्गुमेंट है वो एक नेम है। जबकि इस थर्ड केस में हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग है, दूसरा नेम है, तो आउटपुट जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी। यही है कि लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट आर्गुमेंट तो कैट का जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा उस हिसाब से जो रिजल्टेड आउटपुट होगी उसकी टाइप हो, ठीक है। सर स्ट्रिंग को नेम कह सकते हैं? जी, स्ट्रिंग भी एक टाइप है ना। असल में ये कैट है, ये एक चीज़ों को कंकेटिनेट करके एक नेम बनाएगी ना। तो अब जो नेम होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो जस्ट सिंपली एक नेम होगा, कोई नंबर होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करेगा जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसके ऊपर। तो इसमें ये जो नीचे आउटपुट ए बी या ए बी डबल कोटेशन के अंदर है, ये नेम्स है। ओके सर। ये आप ऐसे देखें ना कि इसकी फंक्शनैलिटी को शो कर रहा है ना कि कैट के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे कंकेटिनेट होते हैं। यानी कि सर कैट के थ्रू हमें आउटपुट में नेम ही मिलेगा? हाँ जी, वो नेम होगा, बिल्कुल। ओके सर। क्योंकि हम अभी नेम्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सब कुछ नेम से रेलिवेंट है। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इफ रिजल्ट ऑफ कैट इज द नेम, अगर उसका जो रिजल्ट है वो नेम है, देन इट इज अ ग्लोबल नेम। अगर स्ट्रिंग होगी तो फिर वो ग्लोबल नहीं होगी। अगर वो कोई नेम है जैसे ए बी ये है, तो ये ए बी जो है ये फिर एक ग्लोबल नेम्स बन जाते हैं। ग्लोबल नेम्स का मतलब ये है कि आप इस नेम को आप किसी प्रोसीजर में या मल्टीपल प्रोसीजर्स में आप उसको यूज कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। हमने वो एक एग्जांपल पढ़ी थी लोकल वाली, वो लोकल ए हमने एक बनाया था प्रोसीजर में। हमने कहा था कि ये इसी प्रोसीजर के अंदर अंदर ही इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, आउट ऑफ द प्रोसीजर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसका स्कोप जो है वो विद इन ए प्रोसीजर होता है। जो कि ग्लोबल है, तो ग्लोबल का मतलब कि यू कैन एक्सेस एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम में किसी जगह पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्लियर हुई बात जी?
सर ये पहले दोनों मतलब ए बी और ए बी मिले ये। हेलो जी, पूछे क्वेश्चन। सर ये फर्स्ट दोनों जो है ए बी और ए बी आउटपुट मिला है इसमें, तो ये हमारे पास हाँ। ग्लोबल नेम था और थर्ड में हमें स्ट्रिंग मिली है, ये हाँ, जस्ट string। नेम है। जी जी, तो ये just तो name इसमें है। ए बी और ए बी जो है दोनों जो है ये हमारे पास पहले दो एग्जांपल में ग्लोबल नेम्स हैं, कहने का ये मकसद है, ठीक है। और थर्ड वाला जस्ट नेम है। थर्ड वाला जस्ट एक स्ट्रिंग टाइप का नेम है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि विद कैट कमांड कॉन्कैटिनेशन जब हम करवाते हैं तो इफ रिजल्ट ऑफ कैट इज अ नेम देन इट इज अ ग्लोबल नेम। ये आगे बात हुई, ये इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमने ये एक प्रोसीजर डिफाइन किया ग्लोबल असाइन के नाम से, और उसमें एक लोकल वेरिएबल ए भी बनाया और ए को हमने 5 वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई है उसके अंदर, और हम एक वेरिएबल और बना रहे हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो कैट ए के नाम से है। मतलब एक वेरिएबल ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं जिसका नेम ए होगा, और ए जो है वो कैट के थ्रू बन रहा है ना, इस कैट के थ्रू। तो भी हमने पढ़ा वो ग्लोबल नेम होगा। ग्लोबल नेम का मतलब ये है कि उस नेम को क्रिएट होने के बाद आप पूरे प्रोग्राम में किसी जगह पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एक लोकल नेम होते हैं जो उसी प्रोसीजर के अंदर जिधर वो डिफाइन होते हैं उधर ही उनको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे भी इसकी एग्जांपल देखें तो हमने ये एक प्रोसीजर डिफाइन किया है नीचे, ये ग्लोबल वाला, जो मैंने रेड लाइन लगाई है इस स्टेटमेंट से लेकर एंड क्रॉस तक, ये इसकी बॉडी है। तो अब हमने ये जो लोकल वेरिएबल यहाँ पे ए बनाया है, लोकल ए, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसीजर में हमने बनाया है तो ये इस प्रोसीजर के अंदर यूज होगा। आप प्रोसीजर जहाँ पे ये एंड क्रॉस लिखा हुआ है इसके बाद आप कहीं पे इस ए को यूज करते हैं, जैसे इस लाइन में हुआ है, तो ये हमने ए लिखा है तो ए की जगह हमें 5 वैल्यू नहीं मिली, हमें जस्ट वो ए ही मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, ये एक अननोन वेरिएबल है। जैसे वो पीछे बात हुई प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स जिनको वैल्यू असाइन होती है, तो जिनको असाइन नहीं होती वो अननोन होते हैं। तो आप इधर बाहर ये देख रहे हैं कि जब हमने ए को प्रिंट किया तो हमें ए ही मिला, कोई वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब है कि ये अननोन है, और इसकी वजह क्या है कि ये एक लोकल वेरिएबल था, ये इसी प्रोसीजर के अंदर हम इसको एक्सेस करते तो फिर तो ठीक था, बाहर कर रहे हैं तो इस वजह से वो हमें अननोन मिल रहा है। और ये दूसरी एग्जांपल है कि कैट के थ्रू हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका सेम नेम है ए, और उसको हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं 2, ठीक है। ये असाइन एक रूटीन है जो क्या कर रही है, 2 आर्गूमेंट ले रही है, एक वेरिएबल और दूसरा जो है वो एक वैल्यू, तो वो वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करती है, ये स्टोर करती है। अब वो वेरिएबल क्या है, वो भी ए है, लेकिन चूंकि कैट के थ्रू है तो इस वजह से ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। समझ आई बात की? तो अभी चूंकि ये एक ग्लोबल है तो इसको आप एंड क्रॉस के बाद कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी इसकी ये एग्जांपल आप देख रहे हैं नीचे कि हमने सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल किया है, तो कॉल करने से क्या हुआ कि ये सारी स्टेटमेंट्स जो इसके अंदर है वो एग्जीक्यूट हुई, और हमें एक ग्लोबल वेरिएबल ए जो है वो मिला जिसकी वैल्यू 2 थी। अब इसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे ए को, तो देखिए हमें 2 मिल रहा है, क्योंकि ए जो है वो अब ग्लोबल वेरिएबल है और उसमें 2 वैल्यू स्टोर है। तो ग्लोबल को आप किसी जगह पे भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन लोकल जो होते हैं वो प्रोग्राम के अंदर ही यूज होते हैं। क्लियर हो गई जी? यस सर। सर ये प्रोग्राम के अंदर हमने क्यों यूज किया? क्यों यूज किया? मतलब इसका कोई फंक्शन तो नहीं था ना? लेकिन फंक्शन यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल है जस्ट आपको ये शो करने के लिए कि लोकल और ग्लोबल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ओके सर। हाँ, अच्छा, दूसरी कॉन्कैटिनेशन हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। एक तो वो कैट कमांड थी, एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमने पढ़ा। ये ऑपरेटर जो है वो डबल वर्टिकल बार्स होती हैं, और ये भी डिफरेंट फॉर्मेट्स की चीज़ों को कंबाइन करके
एक नेम बनाती हैं। अब इसकी एग्जांपल में ये नीचे इसके सेंटेंस लिखे हुए हैं कि ये किस किस टाइप के हो सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि ये पहला है नेम, और नेम को कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है, नेम को और इंटीजर को, नेम को और स्ट्रिंग को, या नेम को या किसी एक्सप्रेशन को। लेकिन अब इनमें दो चीज़ें नोट करने वाली हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। और जो फर्स्ट इसका जो ऑपरेंड है, क्योंकि ये ऑपरेटर है ना, और ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स लाजमी चाहिए। तो जो फर्स्ट इसका ऑपरेंड है वो आप देख रहे हैं सब में नेम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है इसका फर्स्ट आर्गुमेंट नेम होना ज़रूरी है। सेकंड जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो नेम हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, एक्सप्रेशन हो। क्लियर हुई बात जी? यस सर। यस सर। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमने एक वेरिएबल आई बनाया और उसमें 5 वैल्यू स्टोर कर दी। फिर हमने कॉन्कैटिनेशन किया, सॉरी इधर नीचे आ जाए, सीक्वेंस ये है आई और 7 है, ठीक है। कॉन्कैटिनेट किया तो हमें आंसर क्या मिला, आई 7, ठीक है। आई और 7 दोनों को, पहली स्टेटमेंट ऊपर वाली थी आई इक्वल टू 5, कि आई में 5 स्टोर है। फिर उसके बाद आई और 7 दोनों को हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट किया तो आंसर आई 7 मिला है, ठीक है। ये ऐसे नहीं हुआ कि हमें आई में चूंकि 5 स्टोर था तो हमें 57 आंसर मिलता। समझ आई बात की कि 5 और 7 आपस में कॉन्कैटिनेट होते, तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है ये फर्स्ट जो आर्गुमेंट होगा उसका या ऑपरेंड होगा उसको इवेल्युएट नहीं करता। तो वो चाहे उसमें कोई वैल्यू स्टोर भी होगी तो वो जो भी नेम होगा वो नेम ही कॉन्कैटिनेट होगा दूसरे के साथ। समझ आई बात की? सर ये ऐसे क्यों, मतलब पर हमने इसकी वैल्यू तो दी है, इसको साइन तो किया है, फिर क्यों नहीं है? यस सर। जी वैल्यू दी है, लेकिन चूंकि इसका यूज ऐसे है, डिफाइन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, रूल है बना हुआ है ना ये ऐसी। जैसे आप ऐसे कह लें कि हम 2 + 3 लिखते हैं तो हमें 5 आंसर मिलता है, n क्यों नहीं मिलता, मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्लस उसकी फंक्शनैलिटी है, उसने उसको ऐड ही करना है। तो इधर भी इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी इस तरह की डिफाइन है कि जो पहला आर्गुमेंट होगा या क्या कह लें उसको ऑपरेंड होगा, उसको वो ये इवेल्युएट नहीं करेगा। अगर इवेल्युएट करता तो हमारे पास जो आंसर है वो 5 और 7 आता, लेकिन ये इवेल्युएट नहीं करता, इस वजह से हमें 7 जो है वो आंसर मिला। ये सर अगर आई जो है वो सेकंड नेम पे आता तो फिर ये इवेल्युएट करता उसको? हाँ फिर इवेल्युएट करता उसको, फिर इवेल्युएट करता। यदि एग्जांपल आगे आ रही हैं ये देखते हैं। इसी तरह इसकी बात कर लें तो P और INP जो है वो एक नेम है और IN जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो दोनों को कंबाइन करके PIN हमें मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और एक हमारे पास ये एक नेम है। तो एक्सप्रेशन जो है वो देखें ये इवेल्युएट हुआ है 2i, यहाँ पे i की वैल्यू 5 हमने पहले दी हुई थी, तो अब ये क्या हो गया 5 × 2 10 हो गया, और ये साथ में ऐसे ही हो गया, तो ये 10 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिधर भी कोई होगा नेम तो वो इवेल्युएट होगा, अगर फर्स्ट होगा तो फिर इवेल्युएशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम 3 को कंबाइन कर रहे हैं तो इसमें भी i की वैल्यू जो है वो 5 इवेल्युएट हो रही है, A5B हमें आंसर मिल रहा है। और अगर आप किसी नेम को कॉन्कैटिनेट करते हैं किसी एक सीक्वेंस के साथ, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो वो x जो है वो हर एक के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, XA, XB, X4 और X67, ठीक है। सर ये जो लास्ट वाला है ये भी हमारे पास नहीं है, XA, XB और X4 ये नेम है ना? ये मल्टीपल नेम्स हो गए, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नेम्स कह लें, सिंगल नेम नहीं है, ये मल्टीपल नेम्स है। जी सर। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, कैट कमांड में और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बोथ कैट एंड कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट नेम्स, पर्पस एक ही है दोनों का। और उसके बाद क्या है कि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है
doesn't evaluate its first argument, where cat does. cat करता है evaluate first argument को, या जितने भी होंगे सबको, लेकिन जो concatenation operator है वो first argument को evaluate नहीं करता। ये मेन डिफरेंस है। और प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा भी सही उसकी एग्जांपल। तो अभी दोनों के यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल एम बनाया और उसमें हमने 2 वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, कनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो कनकैटिनेशन ऑपरेटर फर्स्ट आर्गुमेंट को इवेल्युएट नहीं करता, तो अब हमें आंसर क्या मिला, A4। जबकि सेम काम हमने जब कैट के थ्रू किया 2 आर्गुमेंट दे के A एंड 4, तो अब देखें A को भी उसने इवेल्युएट किया, तो A की जगह पे 2 और 4 7, तो ये 2 वैल्यूज हो गई। 2 और 4 को उसने कनकैटिनेट किया तो आंसर 24 मिल गया। तो ये एक्चुअली बेसिक दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जब आप कनकैटिनेशन करना चाहें और आप किसी आर्गुमेंट को इवेल्युएट ना करवाना चाहते हो, तो आप उसको फर्स्ट आर्गुमेंट बना दें, बाकी जो है वो बाद में रख दें, तो वो आर्गुमेंट इवेल्युएट नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं सारे इवेल्युएट हों, तो फिर आप कैट की जो स्टेटमेंट है वो यूज करें, कैट के थ्रू आप उसको कनकैटिनेट करवाएं। क्लियर है? यस सर। इसी तरह मैपल इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैथमेटिकल भी ऐसे ही करती थी, जितने भी ऑलमोस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे लेफ्ट राइट ही इवेल्युएट होते हैं। बट इवेल्युएट्स कनकैटिनेशंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैपल में ये जो कनकैटिनेशन है ये राइट टू लेफ्ट जो है वो होती है, ठीक है, इसकी इवेल्युएशन। और कनकैटिनेशन ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ये पहले बात हो चुकी कि इसको 2 ऑपरेंड्स जो है वो चाहिए होंगे एंड रिक्वायर्स अ नेम और स्ट्रिंग एज इट्स लेफ्ट। तो ये वही बात है कि जो उसका हमने वो कहा था कि फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो नेम होना चाहिए, बाकी जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, ठीक है। सर जी काफ़ी है आज के लिए। यस सर, आज के लिए काफी है। यस सर। काफी है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अभी 4-5 स्लाइड्स रहती हैं, पढ़ कर तो फिर बस खत्म। हाँ जी, इन जनरल काफी है। रिकमेंडेशन इज टू यूज कैट कमांड। तो जनरली मैपल में ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कनकैटिनेशन ऑपरेटर्स यूज न करें, आप कैट कमांड यूज करें, ताकि वो सारे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करती है वगैरह वगैरह। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है कि इसमें जो है ना 10 से 12 MCQs आ जाने हैं। सर ये थर्ड वाले पॉइंट की समझ नहीं आई, रिपीट कर दें प्लीज। थर्ड वाला? यस सर। लेकिन ना ये कह रहा है कि ये जो ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर है ना। बाइनरी ऑपरेटर हमने पढ़े थे कि जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 आर्गुमेंट्स चाहिए। तो एक लेफ्ट आर्गुमेंट होता है, एक राइट होता है। तो ये लिखा हुआ है कि रिक्वायर्स अ नेम और स्ट्रिंग एज इट्स लेफ्ट ऑपरेंड, कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो या नेम होगा या स्ट्रिंग होगा। तो सिंटैक्स में भी हमने देखा था वो सारे नेम लिखे हुए थे, तो मैंने उधर भी कहा था कि जो फर्स्ट है वो नेम होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो ये नेम या स्ट्रिंग हो सकता है, बाकी डिजिट या एक्सप्रेशन वो नहीं होगा, लेफ्ट आर्गुमेंट नहीं होगा। समझ आ रही बात? यस सर। और उसकी रीज़न ये है कि वो अगर कोई एक्सप्रेशन आप देते हैं तो वो इवेल्युएट नहीं होगा। वो एक्सप्रेशन भी हुआ तो वो आउटपुट में एक्सप्रेशन पूरे का पूरा आ जाएगा। तो इसलिए राइट साइड पे वो हो ताकि वो इवेल्युएट हो सके और उसकी कोई वैल्यू जो है वो फाइनल यूज की जा सके। फिर इसी तरह हम अपने नेम्स में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अगर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर से मुराद आप कोई कॉमा, फुल स्टॉप, कोई ब्रैकेट, कुछ इस तरह की चीज़ें लगाना चाहें तो सारे तो नहीं स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकते, कुछ चंद कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और वो जो मेथड है जिसके थ्रू हम करते हैं उसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस यूज करते हुए हम वो कर सकते हैं। अब एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि एक बैकस्लैश आपने डालनी है और उसके आगे कोई कैरेक्टर दे देना है। वो कैरेक्टर जिसको आप चाहते हैं कि वो नेम के अंदर आ जाए, प्रिंट हो जाए।
समझाई बात की। जैसे अभी यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि इस तरह का नेम हो A, B, वो लेफ्ट कोट हो एक, तो आप लिखते वक्त आपने जब AB लिखना है तो इस AB में ये स्लैश थी, बैक स्लैश, और उसके बाद आपने वो लेफ्ट कॉमा दे दिया, लेफ्ट कोट दे दिया कह लें। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास आउटपुट में भी ये अपीयर हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर, अदरवाइज ये फिर जो है ना नहीं अपीयर होगा। क्लियर हुई बात जी? इस तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नेम में एक स्लैश आ जाए, नेम इस तरह का हो जाए, तो ये आप देख रहे हैं कि डबल स्लैशेस डाली हुई है। पहला जो स्लैश है वो एस्केप सीक्वेंस के लिए, और सेकंड एज ए कैरेक्टर है जो कि नेम में अपीयर होगा। जी पूछें सर, ये ऊपर वाला रिपीट कर दें प्लीज। समझ नहीं है, छोड़ दो। ये सेकंड की समझ आई है? ये ऐसे ही है ना कि आपका नेम आप लिखना चाहते हैं AB हो, तो फिर तो सिंपल है ना कि AB रख दिया। लेकिन अगर दरमियान में आप कोई कैरेक्टर लगाना चाहते हैं, जैसे आप ये वो लिखा हुआ है कि आप ये वाला, मतलब आपका नेम कुछ इस तरह का आप रखना चाहते हैं, जैसे ये वाला है, तो अब इसमें ये जो लेफ्ट सिंगल कोट है ये आप देना चाहते हैं दरमियान में या किसी जगह पे, तो जिस जगह पे आप ये देना चाहते हैं उसका मेथड क्या है कि आप बैक स्लैश लिखें और आगे वो कैरेक्टर दें, और फिर आगे BC जो भी आप लिखना चाहें वो लिखें, तो वो कैरेक्टर जो है वो आउटपुट में उस नेम में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। अब समझ आएगा? जी इसी सर। तरह अगर हम हमारा नेम जो है जिसके दरमियान में कहीं बैक स्लैश हो, तो किसी जिस नेम चाहे 10 कैरेक्टर्स का हो, लेटर्स का हो, किसी भी पोजीशन पे आप ये बैक स्लैश लेके आना चाहते हैं, तो फिर आप डबल बैक स्लैश यूज करेंगे। आप ऐसे करके लिखेंगे A, फिर डबल बैक स्लैश, फिर BCD जो भी हो। तो डबल स्लैश का मतलब ये होगा कि फर्स्ट बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस के लिए है और दूसरी जो है वो कैरेक्टर के लिए है। इसी तरीके से ये वाली जो बैक स्लैश है पहले वाली फर्स्ट एग्जांपल में, ये एस्केप सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस की स्लैश है, और फिर आगे जो है वो कैरेक्टर है जो कि प्रिंट होगा। और इसको हम ये देख सकते हैं जब मैपल इसको रन करता है तो वो इसको इवेल्युएट करते वक्त डबल बैक स्लैशेस में से जो एस्केप सीक्वेंस वाली स्लैश है उसको वो इग्नोर कर देता है। अभी आप नीचे देखें कि हमने ये लेंथ फंक्शन यूज़ किया है कि जो एक स्टेटमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, तो हमने उस लेंथ के लिए हमने क्या किया है कि ये वो नल रे ऑपरेटर यूज़ किया ताकि हम प्रीवियस जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर सकें। तो प्रीवियस को यूज़ करने के लिए जब हमने इसको दिया तो हमें आउटपुट में देखें 3 मिल रहा है, हालांकि कैरेक्टर उस एक्सप्रेशन के कैरेक्टर के एक्सप्रेशन 4 हैं जो हमने स्टेटमेंट में इनपुट करते वक्त लिखे थे, A है, डबल स्लैशेज है और B है। लेकिन देख लें जब उसको इवेल्युएट किया गया तो एस्केप सीक्वेंस वाली स्लैश के उसको इग्नोर कर दिया। सर, ये जो लेफ्ट सिंगल कोटेशन है इसे वैसे कैरेक्टर में काउंट नहीं करते? मतलब ऊपर आपने कहा ना इसमें 4 है, तो लेफ्ट सिंगल कोटेशन को नहीं काउंट किया आपने? असल में ना ये जो बैक स्लैश है ना, ये एस्केप सीक्वेंस है, इसको आप समझ लें कि इसका स्पेशल मीनिंग है, ये इग्नोर हो जाएगा लेंथ के वक्त या काउंट करते वक्त। जैसे समझ लें कि जब इंटरप्रेटर इसको कंपाइल करेगा और एरर्स वगैरह चेक करते वक्त तो वो इसको इग्नोर कर देगा। इसके अगला जो कैरेक्टर होगा बैक स्लैश के साथ दूसरा, उसको जो है ना ये काउंट करेगा। तो आप चाहे इस एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें भी 3 कैरेक्टर्स हैं आउटपुट में, और इधर भी आपके पास 3 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इनपुट की अगर हम बात करें तो फिर तो हमने 4 दिए हुए हैं। जैसे ये 4 हैं, A है, बैक स्लैश है, लेफ्ट सिंगल कोट है, फिर आगे B है। इस तरीके से इधर भी A डबल बैक स्लैश फिर B 4 कैरेक्टर्स हैं। तो आउटपुट में हमें लेंथ 3 इस वजह से मिल रही है क्योंकि बैक स्लैश को इग्नोर किया जा रहा है। ओके सर। मैपल में हमारे पास जो नेम्स हैं इनको अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, कि इंडेक्स नेम जो होते हैं और दूसरे सिंबल्स नेम होते हैं। अभी तक प्रीवियस स्लाइड्स में जितने भी हमने नेम्स पढ़े वो सारे सिंबल्स नेम थे, ठीक है। इंडेक्स नेम या सबस्क्रिप्टेड नेम कौन से होते हैं उसकी एग्जांपल क्या है कि एक नेम होता है और फिर आगे ब्रैकेट्स के अंदर उनके जो है ना वो सबस्क्रिप्ट दिए होते हैं।
जैसे ये एग्जांपल आप देखें तो ये जो है ये एक इंडेक्स या सब्सक्रिप्टेड नेम है। इसकी आउटपुट है वो आपको नेम और उसके बाद 1,2 ऐसे करके नीचे जो है ना वो सबस्क्रिप्ट के तौर पे 1 या 2 लिखे हुए मिलेंगे। समझ आई बात? ये सबस्क्रिप्टेड नेम होते हैं। क्लियर हुई बात जी? ये सिंटैक्स दोबारा बता दें। सिंटैक्स में क्या है कि ये एक नेम है, पहले नेम होगा कोई, ये नेम का मतलब वो सिंबल नेम है जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, वो वाला नेम वैलिड नेम। और फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपके वो स्क्रिप्ट होने चाहिए 1 2 3 या कुछ एक्सप्रेशन जो भी आप देना चाहें। तो ये एक सिंटैक्स है। ये सीक्वेंस का मतलब कोई भी डिजिट, नंबर, कोई एक्सप्रेशन कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो नेम है फर्स्ट, ये जो है सिंटैक्स में, ये एक वैलिड नेम होना चाहिए, ये सिंबल नेम होना चाहिए। क्लियर हुई बात? यस। ये एग्जांपल में हम देखें तो हमने ये एज लिखा, एक वैलिड नेम है, सिंबल नेम है, ठीक है। फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स दी और उसके अंदर आपने वो सीक्वेंस दी 1 या 2 दो नंबर दिए, तो आउटपुट में आपको वो कैसे नेम मिल रहा है, ए है, फिर आगे 1,2 जो कि नीचे है सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। समझ आई बात की? ये मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर लेट्स से एक ए है और इसके ऊपर आप कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे 1 है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है, नीचे लिखते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट है। तो इस वजह से इसको हम सबस्क्रिप्ट इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट नेम कह रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ए है, पहला आई है, नंबर की जगह पे हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है आई, या नेम दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो हमें एक नेम ऐसा मिला है जिसके सबस्क्रिप्ट में एक नेम है एज ए इंडेक्स है और दूसरा एक एक्सप्रेशन एज ए इंडेक्स है, ठीक है। और इसी तरह आप डबल सबस्क्रिप्ट, ये सिंगल सबस्क्रिप्ट है, अगर ये सिंगल ब्रैकेट्स हो तो इसका मतलब सिंगल सबस्क्रिप्ट है। अब डबल सबस्क्रिप्ट ऐसे करके होते हैं, आप नेम देते हैं और आगे डबल ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब पहले स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, उसमें कुछ सीक्वेंस देंगे, फिर आगे फिर डबल ब्रैकेट्स और उसमें फिर कोई सीक्वेंस देंगे, तो ये हमारे पास डबल सब्सक्रिप्टेड नेम है। क्लियर हुई बात? यस सर। इसकी आउटपुट हमें 1 मिल रही है, पहला सबस्क्रिप्ट और उसके बाद दूसरा सबस्क्रिप्ट। और इधर डाटा की दोनों 1 और 1 ये दोनों कनकैटिनेट हो गए हैं ना? नहीं, कनकैटिनेट नहीं हो गया, ये 1 1 2 डिफरेंट है। ये भी कोई कंप्यूटेशन आगे एग्जांपल आती है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या। हम इनमें फिर वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हैं इन सबस्क्रिप्टेड नेम्स को, और फिर आगे कंप्यूटेशन में या एक्सप्रेशन में भी कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 1 कनकैटिनेट नहीं हुए, मतलब ये सारा जो है ये एक ही नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कोई एक वैल्यू होगी, जैसे हम वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ये भी उसी तरह ही है। लेकिन ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए होती है, टेबल्स आप कह लें या एरेज कह लें। जैसे पहला सबस्क्रिप्ट है तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो डबल सबस्क्रिप्ट इस तरह रोज या कॉलम वाले डाटा को या मैट्रिक्स जैसे आप कह लें, उनको कंप्यूटेशन के लिए या वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास डाटा है, तो डाटा का पहला सबस्क्रिप्ट CU और गोल्ड है जो कि ये आ गया, और फिर उसके बाद अगला जो है वो 1 है, तो 1 जो है साथ एज इट इज आ गया। जैसे उधर 1 1 था, इधर भी एक 1 है और दूसरा सबस्क्रिप्ट पहले है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो हमने ये FC को हमने एक वैल्यू असाइन की 1.52, तो हमें आउटपुट में वैल्यू मिल गई। मतलब असाइनमेंट एज इट इज, कि आप नेम दें, आगे जो सबस्क्रिप्ट है वो दें, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर दें और आगे वैल्यू दे दें, तो वो उधर स्टोर हो जाए, ठीक है। यस सर। इसी तरह हम इनको फिर आगे एक्सप्रेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक सबस्क्रिप्ट है, A1 स्क्वायर है, फिर A1 में हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं या साइन कर रहे हैं 3 है, और फिर दोबारा हम उसकी पावर ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस फर्स्ट की
फर्स्ट की आउटपुट तो सिंपली यही मिलेगी कि A1 और ऊपर स्क्वायर है, और दूसरा जो है उसका मतलब है कि A1 में हम 3 असाइन कर रहे हैं उस पोजीशन पे, और इसकी जो मतलब है वो हमारे पास 9 है। A1 में अब चूँकि 3 स्टोर है तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। तो इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये डबल सब्सक्रिप्टेड होता तो यहाँ पे आप इसी तरह, जैसे ये A1 है तो इसी तरह फिर आप स्क्वायर्स वगैरह डाल के और उसमें फिर आप 1 या 2 जो भी सब्सक्रिप्ट होता वो लिखते, फिर उसके बाद पावर देते और फिर आगे 2 लिखते, तो वो उस वैल्यू समझ आई बात की? यस सर। सर इन तीनों के आउटपुट तीनों मतलब सेपरेट लाइंस पे क्यों है, एक लाइन पे भी तो हो सकते थे ना? ये ऐसे है कि 3 इनपुट स्टेटमेंट्स हैं तो 3 इनपुट्स की अलग अलग आउटपुट हमें मिल रही है। ये मैपल का बिहेवियर है कि वो इस तरह आउटपुट देता है। अगर पता चले ना, अगर ये कंबाइन हो जाती तो क्या पता चलता किस इनपुट की क्या आउटपुट है। अलग अलग लाइन पे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पहली जो है वो पहली इनपुट दूसरी की होती है। ओके सर। मैपल के कुछ ऑलरेडी नेम्स हैं जिनको हम इनिशियली नॉन नेम्स कहते हैं, मतलब ऑलरेडी वो डिफाइंड है और लिखे हुए हैं और उनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स हैं, जिनमें 2 तरह है हमारे पास। एक ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जिनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, दूसरे कांस्टेंट हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो मैपल सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन को या वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। अगर आप उनको चेंज कर दें तो मैपल जो है वो आपका करप्ट हो सकता है, वो वर्किंग नहीं करेगा एक्यूरेटली। ठीक है, तो अगर आपने ये चेक करने हो कि कितने हमारे पास एक्टिव इस वक्त इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, तो आप ये नेम्स की स्टेटमेंट यूज़ करके, कमांड यूज़ करके आगे इन्वायरमेंट लिखेंगे तो वो जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे जो एक्टिवली आपके सेशन में यूज़ हो रहे होंगे उन सब की एक लिस्ट आपको शो कर देगा। ठीक है, हाँ, तो आप इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि दीज वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, मतलब आप कोई वैल्यू असाइन करवा सकते हैं उनको, लेकिन वो होगा कि आपके उसी प्रोग्राम की हद तक वो रहेगा। जैसे ही आप उसको ख़त्म करेंगे तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगी, मतलब जो ऑलरेडी उसकी वैल्यूज़ हैं वो दोबारा वापस आ जाएंगी, जो आपके चेंजेस हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। और आप इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मीन ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें कोई ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है ना, और मैपल सॉफ्टवेयर की वर्किंग के लिए वो ज़रूरी होती है, तो आप उन स्टोर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे A=3 करते हैं, इसी तरह इन्वायरमेंट वेरिएबल का नेम आगे असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर आगे वो कोई वैल्यू, तो वो चेंज हो जाएगी, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाएगी। जब आप प्रोग्राम या कोई प्रोसीजर आप एग्जिट करेंगे, बंद करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू वापस आ जाएगी जो पहले थी। जो आपने चेंज की थी वो आपके प्रोग्राम की हद तक चेंज है, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो चेंजेस ख़त्म हो गई, तो वैल्यूज़ रीस्टोर हो जाएंगी। रीस्टोर का मतलब ये है कि जो पहले से वैल्यूज़ हैं वही वापस रीस्टोर होगी। ठीक है, और ये चूँकि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ये एक प्रोसीजर में जिधर आपने उसको चेंज किया है या एक्सेस किया है, तो आप उस प्रोसीजर के अंदर जो उससे आगे जितने भी आप प्रोसीजर कॉल करेंगे उन सब में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने एक प्रोसीजर A के नाम से बनाया, उसमें आपने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज किया, तो आप उस A प्रोसीजर से जब B प्रोसीजर कॉल करेंगे या B से C कॉल करेंगे तो आप उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को B में भी यूज़ कर सकते हैं, C में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल हो जाएंगे। एक दफ़ा आपने चेंज करना है या एक्सेस करना है तो बाकी सब में भी आप उसको कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? इस बात की नहीं समझ आ रही कि ये जो लिखा हुआ है कि प्रोसीजर को एक्सिट करने से वो वैल्यू रिस्टोर हो जाती है। एक्सिट का मतलब ये है कि आपने प्रोसीजर एंड क्रॉस वाली स्टेटमेंट देखी ना, क्रॉस से एंड क्रॉस, तो एंड क्रॉस वाली जब लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद ये जो वेरिएबल आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ किया होगा, वो वैल्यू जो आपने उसको असाइन की होगी अपनी तरफ से, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मिल जाएगी। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि जब आपने मैपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कोई वैल्यूज दे दी जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, जो मैपल सॉफ्टवेयर की रनिंग के लिए वो ज़रूरी होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एज अ लोकल वेरिएबल ही बस हम लोगों ने वैल्यू दी थी, प्रोसीजर के मतलब आउट ऑफ प्रोसीजर उनकी वैल्यू नहीं मिली, दोबारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्हें मिल जाती है बाद। हाँ, दोबारा वैल्यू परमानेंट चेंज नहीं होती। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह लें कि परमानेंट चेंज नहीं होती, आपके प्रोग्राम की हद तक वो चेंज हो जाएगी। जब प्रोग्राम या प्रोसीजर आपका एंड होगा तो वो वैल्यू जो है वो दोबारा से उसकी अपनी जो है वो बहाल हो जाएगी। ठीक है, ओके जी सर। इसी तरीके से अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। वैसे कांस्टेंट हम कहते हैं उस चीज़ को जिसकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको फर्दर चेंज नहीं किया जा सकता, अगर हम चेंज करना भी चाहें तो हमें एरर्स मिलेंगे। तो ये दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, एक सिंबॉलिक और एक मर्बस न्यूमेरिक। ठीक है, वैल्यूज इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज इन प्रोग्राम, ये फिक्स्ड होती है। तो सिंबॉलिक की अगर हम बात करें तो सिंबॉलिक में जैसे वो सिंबल्स नेम थे हमारे पास, उसी तरह ये सिंबल्स हैं जिनमें हमारे पास ट्रू या फॉल्स या पाई या इन्फिनिटी कुछ इस तरह के सिंबल्स हैं और उनकी अपनी कोई डिफाइंड वैल्यू, जैसे पाई के 3 पॉइंट कुछ है, ट्रू का मतलब 0 होगा, फॉल्स का मतलब 1 होगा, कुछ इस तरह के। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, डिफाइंड है, इनको आप चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये देखने हो कि कितने एक्टिव कांस्टेंट्स आपके प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं तो आप सिंपली कांस्टेंट्स की कमांड जो है वो लिखें। ये भी ग्लोबल कमांड है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट्स लिखेंगे तो आपको जो है ना वो एक लिस्ट मिल जाएगी। जबकि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर हमारे पास इंटीजर, फ्रैक्शंस, फ्लोटिंग पॉइंट्स और कम्प्लेक्स नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं? ये नीचे लिखा हुआ है, इंटीजर्स 0 से 10 तक कोई नंबर, फ्रैक्शंस मीन फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यूज, सॉरी वो A/B की फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट्स मीन इसमें कोई फ्लोटिंग नंबर जैसे हो गया, रियल नंबर आपके या कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स। जैसे कहीं पे 9 लिख देते हैं तो 9 एक कांस्टेंट है, उसको आप क्या चेंज करेंगे? 9 सर हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा ना? जी, न्यूमेरिक कांस्टेंट। ओके सर। इस तरह कुछ प्रोटेक्टेड नेम्स होते हैं। प्रोटेक्टेड नेम्स ऐसे नेम्स हैं जिनको ऑलरेडी प्रीफिक्स मीनिंग्स होते हैं और इनको भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये कॉज है, साइन है, डिफरेंशिएट के लिए डिफ स्टेटमेंट है और इंटीजर है, लिस्ट है, वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोटेक्टेड नेम्स होते हैं इस तरह के। इनको भी आप, इनके मीनिंग्स भी आप चेंज नहीं कर सकते, ना आप इनको कोई वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। और अगर आप कोई असाइनमेंट वगैरह करते हैं तो एरर मैसेज आपको मिलेगा। जैसे ये लिस्ट जो है ये प्रोटेक्टेड नेम है और इसको अगर हम ये असाइनमेंट करवाते हैं इस तरह करके 1 to 2 वैल्यूज़, तो वो कह रहा है कि आप क्या करें, लिस्ट जो है विच इज़ प्रोटेक्टेड, आप उसको एक वैल्यू असाइन करना रहे हैं। तो इस तरह करके आप प्रोटेक्टेड नेम्स को भी वैल्यूज़ नहीं दे सकते। ठीक है, यस सर। तो अगर आपने कुछ नेम देने हो प्रोटेक्टेड को तो सबसे पहले उनको अनप्रोटेक्ट कर लें। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप अनप्रोटेक्ट की स्टेटमेंट लिखें या कमांड लिखें और दरमियान में उस वेरिएबल का नेम दे दें। जैसे वो साइन है या लिस्ट है, तो जब एक दफ़ा ये अनप्रोटेक्टेड हो गया तो फिर आप साइन इज इक्वल टू आप करके वैल्यू दे सकते हैं। समझाई बात की? सर प्रोटेक्टेड नेम कौन से होते हैं? मतलब जिनके स्पेशल मीनिंग्स है ना, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड पे लिस्ट, साइन, कॉज, डिफरेंशिएट, कुछ इस तरह के, या आप ऐसे कह लें कि कुछ रूटीन्स हैं बिल्ट इन, उनके नेम्स हैं। तो ये आप अपने इनको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू नहीं दे सकते, तो एरर आ जाएगा। तो करने के लिए आप इसको अनप्रोटेक्ट करें। अनप्रोटेक्ट का ये करने से फिर आप इसको कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 2 एग्जाम्पल्स के अंदर है। तो अब ये वैल्यू, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, ये लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स रिले ऑन दिस साइन फंक्शन। जैसे साइन का ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर साइन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया उसकी फंक्शनैलिटी। जहाँ कहीं पे भी आप साइन यूज़ करेंगे उसका मतलब क्या होगा
ये साइन नीडेड, ये वाली स्ट्रिंग जो हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं, तो हमने इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो इसलिए ये नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू अनप्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड नेम, कि आप एक प्रोटेक्टेड नेम को अनप्रोटेक्ट ना करें, वो जैसे है उसको ऐसे रहने दें। क्लियर है जी? सर अगर हमने एक प्रोटेक्टेड नेम को अनप्रोटेक्ट कर दिया फिर दोबारा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? ये नहीं पता कर सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल में तो वो जब चेंज हो गया तो वो फिर प्रोटेक्ट बन गया समझ, तो जब दोबारा फिर उसको चेंज करना होगा तो अब फिर, क्योंकि ये नेम डिफाइंड है ना, हम नेम को चेंज नहीं कर रहे, जस्ट उसका पर्पस चेंज कर रहे हैं। हम साइन को साइन एक्स नहीं कर रहे, साइन एक्स करेंगे तो वो एक नया नेम बन जाएगा। तो ये साइन है, लिस्ट है, डिफाइंड वर्ड्स हैं, डिफाइंड नेम है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इसको पर्पस भी डिफाइंड है, जैसे साइन है तो इसको साइन ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो आपने ऐसा अनप्रोटेक्ट करने से उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज कर दी, उसका पर्पस चेंज कर दी। तो पर्पस तो हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो नेम है वो एज इट इज रहेगा, नेम को चेंज नहीं कर रहे। ओके सर। क्लियर है जी?